First of all, I just wanted to congratulate you कि आपकी बुक पब्लिश हुई है। दैन इन दिस कन्वर्सेशन हम लोग बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी जर्नी है ड्यूरिंग द पब्लिकेशन एंड एज अ राइटर, वो भी हम लोग पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सो सबसे पहले अब मैम आप अपने बारे में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, so that would be great for our viewers who don't know you. Okay, so please briefly explain something about you first. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और मेरी जर्नी भी दूसरी लेडीज की तरह की जर्नी है एक तरह से, बट इतना है फर्क कि मैंने बचपन से ही लिखना पढ़ना ज्यादा शुरू किया और लिखना भी थोड़ा बहुत लिखती थी, और बहुत बहुत मामूली सा लिखती थी। बट मेनली मेरा लिखना हुआ शादी के बाद, जब मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम होने लगा तो मैंने धीरे धीरे अपनी ये जर्नी को एक्सप्लोर किया और साथ साथ में दूसरे काम करती रही, घर भी संभालती रही। तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं, जो अपनी चाहत है, अपना पैशन है पढ़ना और लिखना, उसको कहीं छोड़ा नहीं। तो ये मेरी जर्नी रही है। साथ साथ मैं ऑकल्ट में ही हूँ अभी राइट नाउ। तो बस सबको साथ लेके चलने की इच्छा है, और समाज में बहुत काम किया है, तो बस उसकी वजह से काफी एक्सप्लोर करने मिला मुझे लाइफ में। तो हम लोग आपकी पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो हम लोग पहले बुक के बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ आपके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो एज अ जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि अगर आप राइटर बन रहे हैं आगे जाके, तो वो कुछ ना कुछ जो पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं दैट डेफिनेटली इंस्पायर करते हैं एज अ कोई भी पर्सन को कि वो किस फील्ड पर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी स्टार्टिंग से जो आपके स्कूल और जो कॉलेज की जर्नी थी, ठीक है, उस टाइम के बारे में थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ आपको कभी-कभी लगता था कि मुझे एज अ राइटर बनना चाहिए या पोएट बनना चाहिए? कभी-कभी आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स पर भी पार्टिसिपेट किए होंगे, जो आपको कभी फील, जैसे कि नॉस्टैल्जिया आपको भी पता चलता होगा। तो उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में जानना चाहेंगे मैम। एकदम से भी कहा जाए कि मैं राइटर ही बनना चाहती थी या कुछ कर, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, शायरियों का बहुत ज्यादा शौक था। यदि मैं याद करूँ तो मुझे बचपन से शायरियों का बहुत शौक था, शायरियों को लिखना। कई बार हम फिल्मी गानों को भी तोड़ मरोड़ के लिखते थे। कंपटीशन, हाँ, कंपटीशन में बहुत बोलने का बहुत मौका मिला। वाद विवाद प्रतियोगिता है, जो मेरा मोस्टली हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता, जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह कहा जाता है, एलोकेशंस कहा जाता है, तुरंत चिट्ठा बोलना, तो ये सारी चीजें मेरे उसमें रही है हमेशा से। मैं एक हमेशा से स्टेज पर्सन रही हूँ। और हमारे वहां पे एक होली में सबको टाइटल दिया जाता था, बड़ों को, बड़े बड़े लोगों के, फिर वो छप के आते थे। कुछ एक अलग सी चीज थी जो होली पे ही होती थी। तो हमने सोचा, जब हम छोटे थे तो हमने सोचा, बच्चे थे तो हम अपने टाइटल क्यों ना दे, बच्चों को क्यों ना दे, बड़ों बड़ों को ही टाइटल मिल रहे हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। तो ये सोच के हमने टाइटल देना शुरू किया, और वो बाय चांस मैंने लीड लेके खुद लिखना चालू कर दिया। तो हर एक के लिए शायरी, तो वो शायद मेरा फर्स्ट स्टेप था। फादर मेरे बहुत ज्यादा एविड रीडर थे, हर समय उनके हाथ में हमने बुक देखी है। हमेशा एक हमने बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों की किताबें घर में देखी है, उनको पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जहन में था। मेरे नोट्स बनाने के तरीके से मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत इम्प्रेस होते थे। तो उनको लगता था इस लेवल का नोट्स इस टाइम में अभी से बना रहे हो। बट वो कभी शायद किसी ने वो एक्सप्लोर नहीं किया कि ये तुम और अच्छा लिख सकती हो या कुछ और कर सकती हो। तो वो था तो कहीं ना कहीं, बट एक्सप्लोर मेरी लाइफ में लेटर ऑन। थोड़ा समय बाद हुआ जी। तो मैम उस टाइम जिस टाइम आपके पापा मेनली जो रीडर्स थे, ठीक है, तो उस टाइम आपने भी मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, इनकी तो कहानियां, जो कविताएं हैं, वो तो हमारे सिलेबस में भी थी।
तो डेफ़िनेटली आपके भी सिलेबस में होगी। तो उस टाइम की आपको कौन से जो पोएट हो गए या फिर जो राइटर हो गए जो आपको अच्छे लगते थे, अभी आप कभी उनसे कभी इंस्पायर हुए हैं, तो ऐसा कुछ अगर शेयर करेंगे आप? हरिवंश राय बच्चन जी को तो हम हर संडे सुना करते थे। उनका रिकॉर्ड जो मधुशाला था वो तो हम हर संडे नियम से सुनते थे। प्रेमचंद जी को भी पापा ने बहुत अच्छे से हमको इंट्रोड्यूस किया था। मैंने महात्मा गांधी की आत्मकथा भी उसी स्कूल टाइम में ही और कॉलेज टाइम में पढ़ना शुरू किया। पापा हमसे सबको डिस्कस करते थे घर पे, तो हमको ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका का जब आया रशिया में, तब वो भी हमको पूरा समझाया गया था कि क्या है। तो इस तरह जयशंकर प्रसाद जी को मैंने पढ़ा और धर्मवीर भारती जी को मैंने पढ़ा और चंद्रकांता संतति वगैरह हमने पढ़ी। तो इस तरह से हमने बहुत सारा साहित्य ही पढ़ा एक्चुअली घर में। कहा जाए तो हमने साहित्य ही ज्यादा पढ़ा है। अमृता प्रीतम जी को मैंने पढ़ा था और महादेवी वर्मा जी को मैंने पढ़ा। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट मेरे पिताजी के एरा के जो साहित्यकार थे उनको हमने ज्यादा, ये कह सकते जो साहित्य मेनली रहते हैं, अ, वो भी एक तरह से हमारे जीवन को इंस्पायर करते हैं, एज़ अ चेंज करते हैं। तो एज़ अ क्योंकि अभी के जो जनरेशन हो गई, ठीक है? वहाँ पर बुक्स के लिए जो अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम हो गया है। रीडर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, सैचुरेटेड हो गए हैं, ठीक है? तो साहित्य आप कैसे बता सकते हैं, अगर जो कोई यंग व्यूअर्स या जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो यंग हैं, उनको कैसे आप बोलेंगे कि एज़ अ साहित्य को पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं? और क्यों उन्हें साहित्य या फिर जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया और भी प्रेमचंद की ये और धर्मवीर भारती की बहुत सारी रचनाएँ हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत काम आती है। लेकिन अगर आपको इनको यंग जनरेशन्स को समझाना हो, तो आप किस तरह से उनको एक्सप्लेन करेंगे? यंग जनरेशन्स को समझाने के लिए मैं कहूँगी कि उनको क्यों पढ़ना चाहिए, ये एक यदि बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये शायद उनके लिए बहुत उबाऊ किताबें हो सकती हैं। जी। बहुत, पर फिर भी मैंने अब की बार बुक फेयर में देखा है कि काफ़ी यंग जनरेशन हिंदी की किताबें खरीदी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली उनसे कि अरे वाह! आप लोग बहुत खरीद रहे हैं। बट वो क्यों पढ़ना चाहिए, उसके लिए वो अपने एंसेस्टर्स को समझ सकेंगे, अपने सामाजिक जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी सोच क्यों है आज ऐसी है, या उनकी सोच का इस तरह कारण क्या है? हमारा पुराना इतिहास, जो पुरानी संस्कृति है, खासकर और खासकर जो भारत के जो रहने वाले गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह के से उनकी सोच, किस तरह चेंजेस आए हैं लाइफ में, किस तरह लोगों ने चेंजेस लेकर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना आज की जनरेशन को कि हमारा ये आज आप वेस्टर्नाइज़ को जो करते हैं, बट हमारा मूलभूत क्या है? हमारा बेसिक आधार क्या है ना? हमारी जड़ें कहाँ हैं? तो हमको हमारी जड़ों से जुड़ने के लिए, यदि आप अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों को जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों को पहचानना चाहते हैं और उन सामाजिक स्थिति परिस्थितियों का आज के परिवेश में कैसे हम समावेश कर सकते हैं, साथ-साथ पुराना लेके और नया लेके साथ में चलें। हम जी, कैसे नया लेके चल सकते हैं, ये कैसे जानेंगे जब तक वो पुराना पढ़ेंगे नहीं। जी। वो उनको पढ़ेंगे नहीं तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से हमने इवॉल्व किया है। पूरी हुँ। जर्नी हमारी कैसी इवॉल्व रही है भारत वासियों की। ऐसा। जी। तो ये कन्वर्सेशन तो हो गया, देन लेट्स डाइव समथिंग इनटू द बुक एज़ वेल। सो कुछ क्वेश्चन्स तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पास हैं कि अभी आपकी बुक केवल ई-बुक पर है, तो क्या अभी कुछ चांसेस हैं कि हमको उसको पेपर बैक एडिशन भी फ्यूचर में मिले? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मिलने वाला है पेपरबैक एडिशन। मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ कि पेपरबैक हमारा कितनी जल्दी आ सके। इसमें 2 चीज़ है, या तो मैं किसी पब्लिशर के साथ जो हम लोग अभी बातचीत चल रही है, उनके साथ जाएँ, या फिर आजकल पोथी पर भी आप डायरेक्ट ऑर्डर करके भी अपनी पेपरबैक मँगा सकते हैं। तो जी, मेरी उनसे भी बातचीत चल रही है। सो येस, नियर फ्यूचर में ज़रूर, ज़रूर आने वाली जी। यानी
अरे पोथी.com के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, बुक पेपरबैक अवेलेबल हो जाती है। अगर आप पब्लिशर को ढूँढ रहे हैं तो उसमें तो हम लोग आपकी डेफ़िनेटली हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पब्लिश करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर देन सेल्फ पब्लिशिंग में आपको पता है डेफ़िनेटली कि कुछ कॉस्टिंग्स लग जाते हैं। लेकिन राइट। पोथी.com के थ्रू जाएँगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। देन मैम कुछ कॉन्सेप्ट है इवन आपकी क्योंकि एज़ पर द माय एक्सपीरियंस बुक का कंटेंट इतना अच्छा है कि वो अभी ओनली ई-बुक पर है, फिर भी सक्सेसफुल हो गई है। तो डेफ़िनेटली अगर पेपरबैक आती है तो बहुत लोगों को बुक्स मिलेंगी देन हमको फीडबैक्स मिलेंगे और डेफ़िनेटली वो बुक सक्सेसफुल होगी। जी, तो अभी हम लोग सब बुक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग रहता है बुक में, वो होता है कवर डिज़ाइन। ठीक है, कवर डिज़ाइनिंग एंड द टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है? और टाइटल भी आप कह सकते हैं कि एज़ अ राइटर के लिए सोल रहता है उसकी बॉडी का, बुक का सोल आप कह सकते हैं टाइटल होता है। तो जो आपने टाइटल डिसाइड किया, उसके पीछे आपकी स्टोरी क्या थी, बिहाइंड द स्टोरी और या आपने क्या सोच के टाइटल को डिसाइड किया था? टाइटल को ऐसे डिसाइड किया कि हमारे दिल के अंदर कई पन्ने होते हैं जो अधूरे होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक के जीवन में कुछ एक ही चीज़ है या एक ही साइड चला। बहुत सारे आपके पहलू होते हैं अपने लाइफ के। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि अ, हमारे कुछ ऐसे पन्ने जो अधूरे रह गए हैं और उनको पूरा किया जा सकता है। सो ये हर एक के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हर एक के दिल के अंदर एक कुछ अधूरे पन्ने होते हैं। तो बस वही एक सोचा और खासकर लेडीज़ जब हम बात करते हैं, जब मैंने ये लिखा, तो ये टोटली एक वुमेन ओरिएंटेड बुक है। तो हर नारी जो होती है, एक स्त्री होती है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे पहलू होते हैं, तो बहुत सारे उसके अधूरे पन्ने होते हैं, जो वो कहीं न कहीं चाहती है कि इस जीवन में पूरे हों। तो बस यही एक सोच थी मतलब ये भी एक सोच थी मेरी ये इसके टाइटल के लिए। जी। तो जो टाइटल है उसके साथ-साथ में जो आपने डिज़ाइनिंग यूज़ किया वो भी बहुत अच्छा है एज़ अ यूनिक वे में आपने प्रेज़ेंट किया है बुक के डिज़ाइन को भी। अ, उसके साथ-साथ में हम नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग बढ़े तो जैसे बुक के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं आपने उसमें कुछ कैरेक्टर्स इंट्रो किए हैं, ठीक है? सबसे पहले हमको बता दीजिए कि कैरेक्टर का क्या रोल है और उसके बारे में थोड़ा-सा ताकि हम लोग जो जब फ्यूचर में आगे डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए ईज़ी हो कन्वर्सेशन करना। इसमें मेनली जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन 4 कैरेक्टर्स हैं, इवन 5 मैं कहूँगी। 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक गिरिजा तो वो खुद मेन कैरेक्टर है, उसकी बेटी एक कैरेक्टर है, उसकी एक फ्रेंड है, एक अलग कैरेक्टर है जो बाद में कुछ और निकल के आता है, और साथ ही साथ उसके बचपन के दोस्त उसके कैरेक्टर है एक, और उसके घर में एक तोती है। वो भी एक कैरेक्टर है, कहीं न कहीं। तो इस तरह से 4-5 कैरेक्टर्स मैंने मेनली रखे हैं, फिर तो साइड कैरेक्टर्स हैं ही। जी, तो ये टोटली फ़िक्शन स्टोरी है कि अ, उसमें कुछ रियल इंसिडेंट आपने यूज़ किए हैं अपने बुक में मैम? ऐसे कहा जाए तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी जब किताब लिखते हो या कोई भी स्टोरी लिखते हो, वो कहीं न कहीं ये हो चुकी होती है या होने वाली होती जी, है। राइट। तो ये फ़िक्शन ऐसे मेरी तरफ से फ़िक्शन है, बट यदि ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी अ, जो स्त्रियाँ हैं, उनकी कहानी भी एक ये कहीं न कहीं दर्शाती है, जो लोगों ने मुझे कहा है कि ये कहीं न कहीं हम हमारी, कोई बोल रहा है हमारी दर्शाती है, कोई किसी और से कनेक्ट कर रहा है, कोई किसी और। सो ये कहीं न कहीं लोगों की, ये समाज के बीच में से ही उठाई हुई कहानी है, बट मेरी ओर से ये टोटली फिक्शन। जी। सो जो मैम जो दिल का अधूरापन है, जो आपकी बुक का टाइटल है, ठीक है? उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसा लगता है कि वो रियल अनुभव के साथ आपने लिखा है, ठीक है? तो कुछ जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें, उससे पहले एक हमें समरी बता दीजिए इंट्रो कि कैसे स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? ताकि रीडर्स को पता चले अगर वो बुक को बाय करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा बुक में।
एक्चुअली ये बुक स्टार्ट हुई थी एक लव स्टोरी से। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो एक लव स्टोरी थी। तो यदि हम बुक को सारांश में ले तो ये कहीं न कहीं एक स्त्री की लव स्टोरी भी है, उसके जीवन की कहानी भी है। उस वो कहानी कहीं न कहीं उसकी फ्रेंड से जुड़ी है और उस कहानी का बहुत अहम पात्र जो उसके लिए है वो उसकी बेटी है। तो जी, कैसे उसकी बेटी उसका संबल बनती है, कब वो बेटी का संबल बनती है, कब उसकी फ्रेंड उसका संबल बनती है और कब उसके जीवन में प्यार का एहसास उसे फिर से होता है। जो पहला एहसास प्यार का था वो उसे फिर से होता है। तो ये इस तरह से ये पूरी कहानी बनाई गई है। अब आप इंसिडेंट्स की बात करते हैं, तो गिरिजा का कई इंसिडेंट्स जो शादी के बाद के इंसिडेंट्स हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो वो कहीं न कहीं आपको समाज की लेडीज़ के बीच में देखने मिलेगा। जब आप शादी करके आते हैं और आपको कहीं न कहीं अपनी सारी भावनाओं को दबाना पड़ता है, अपने अपने सारी चीज़ों को दबाना पड़ता है, अपनी खुशियों को दबाना पड़ता है और आप किसी और के जीवन में उनको उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो फिर क्या-क्या फ़ील होता है, क्या मतलब खामोशी उस बोल नहीं पाते और खामोशी आपके सीने में ही दफ़्न हो जाती है। जी, तो वो खामोशी को पूरी तरीके से वर्णित करने का मैंने प्रयास किया। ठीक है। तो मैम तो ये जो जर्नी है वो अभी कौन से ईयर में आपने सिचुएटेड की है? यानी कि जो कहानी चल रही है वो कौन से ईयर की बातें हैं? ये एग्ज़ैक्टली मैंने कोई ईयर डिफाइन नहीं किया है। ये आप समकालीन कह सकते हैं, अभी राइट नाउ स्पेस की, क्योंकि इसमें जो लड़की का कैरेक्टर है, वो अपने आप में आजकल की लड़कियों का कैरेक्टर है। ठीक है। वो आज की लड़की को कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है और वही उसकी मदर आज की ही समकालीन मेरे ही समकक्ष आप समझ सकते हैं, उसके ही आस-पास की आप कहानी का है, उस आस-पास की ही वो स्त्री का पूरा चित्रण किया गया है। ठीक है। तो जो पूरी रचना आपने की है, उसमें कुछ ऐसे दृश्य होंगे जो आपके लिए यानी भावना से पूर्ण होंगे, ठीक है? इमोशनल इमोशनल सीन्स हम लोग कह सकते हैं। तो वो कौन-कौन से सीन थे और उसके साथ-साथ में ऐसे कौन-कौन से सीन थे जो हमारी मेन कैरेक्टर है, उसकी लाइफ़ को पूरी चेंज की मैम? जो भावनाओं से ओत-प्रोत जब वो पूरा अपना अतीत से सामना करती है, वो एक बहुत भावनात्मक पल था गिरिजा के लिए। जब वो अ, न अपनी जो तोती है, उसके से बातचीत करती है और सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि ये तोती कहीं न कहीं मेरा प्रतिबिंब है। वो एक सीन मेरे लिए रियली बहुत टची था। वहाँ मैंने एक कविता मैंने लिखी है, कविता दी है वहाँ पे। तो वो अपने आप में मतलब बिना कहे भी बहुत कुछ कह रही है वो बातें और बहुत सारे उसमें ऐसे पल हैं जब जहाँ पे वो बहुत भावनात्मक फ़ील करती है, जब पहली बार जो अपने प्यार से मिलती है, वहाँ एक उसका एक अलग पूरा अस्तित्व दिखता है। वहीं उस पर्सन का भी अस्तित्व दिखता है, उस व्यक्ति का भी अस्तित्व दिखता है जो किस तरीके से उसके प्यार को एक सम्मान पूर्वक रखता है सामने, जो उसके लिए बहुत नया होता है, गिरिजा के लिए बहुत नया होता है। उसने प्यार में इतना सम्मान कभी देखा नहीं होता। तो ये सारे पल काफ़ी भावनात्मक पूर्ण रहे हैं और कहीं न कहीं सभी के दिलों को छुएँगे मुझे उम्मीद है। जी, और जो उसके साथ-साथ में वो सीन जो पर्टिकुलर हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ़ को चेंज करती है, ठीक है? हाँ, वो चेंज करती है वो जब विम्मी के साथ में जब उसका कैरेक्टर दिखाते हैं और जब उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड चला जाता है और जब उसको अपनी बच्ची को सँभालना होता है, तो वहाँ से वो कैरेक्टर चेंज होता है। कहीं न कहीं उसको सपोर्ट के लिए उसकी फ्रेंड होती है विम्मी वहाँ पे। तो इस यहाँ से उसका पूरा लाइफ चेंजिंग होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप जब उसकी लड़की बड़ी हो जाती है
और जब उसकी लड़की बड़ी हो जाती है और साथ ही साथ में उसके पिता का एक अलग छवि लेके बड़ी होती है, जिसको कहीं भी उसकी माँ ने खंडित नहीं किया। वहाँ भी काफ़ी चेंज उसके लाइफ में आता है कि लड़की बड़ी हो रही है और वही छवि को पिता की लेके बड़ी हो रही है और माँ को पता है कि वो रियल पिता की छवि नहीं। तो यहाँ पे एक है। तीसरा जब वो अपने प्यार से मिलती है। चौथा जब वो समाज की बनाई हुई रीतियों से आगे निकलना चाहती है। तो ये 3-4 पॉइंट है जहाँ पे पूरा के पूरा वो चेंज आता है। जी। तो मैम अभी जो मॉडर्न हमारा जनरेशन हो गया, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि जो अटैचमेंट रहता है बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन द पैरेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है? वो स्टार्टिंग में ठीक रहता है जब वो छोटे रहते हैं एंड जैसे-जैसे जब बड़े होते हैं तो चेंज होते जाता है यानी जो मेनली जो किड्स रहते हैं यंग जनरेशन वो बातें शेयर नहीं करते बड़ों के साथ में, ठीक है? तो अ, उसमें आपका क्या व्यू है और कहानी की तरह क्या व्यू है कि जो माँ और बेटी की जो कैरेक्टर और जो दोनों के बीच में जो बैलेंस था, अटैचमेंट, ठीक है? और जो बातें शेयर करना, ये सब हम लोग कैसे कंफर्टेबली कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में या कोई भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपने जो यंग जनरेशन किड्स हो गए, उनको कैसे ये रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो बच्चों को के लिए मैं कहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को एक भगवान या एक वो उसके समकक्ष एक ओहदा देते हैं भगवान जैसा, है ना? पेरेंट्स को भी आप पेरेंट्स समझे जिनके भी पास्ट है, उनके पास्ट में गलतियाँ भी हैं, उनके पास्ट में सही भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने सब कुछ ही सही किया हो लाइफ के अंदर। हम जी, ऐसा मान के चलते कि पेरेंट्स सब कुछ सही करते। वो ना माने, उनको एक एज़ अ पर्सन देखें, उनकी गलतियों को या उनके नेगेटिव ट्रेट्स को भी आप अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस के साथ चलेंगे ना, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर पाएँगे। आप उनको उनकी पीढ़ी को समझने के लिए कि उनका इसलिए कह रही थी कि बुक्स पढ़ने के लिए उस ज़माने की, कि आप समझ पाएँगे कि वो किस माहौल में बड़े हुए हैं, तो आप उनकी थॉट प्रोसेस को समझ पाएँगे। तो ये बच्चों को तो सबसे पहले ये चलना चाहिए और दूसरा अपने पेरेंट्स की ना जैसे कि कोई भी खामियाँ हैं, उनको भी आपको साथ में लेके चलना है क्योंकि एक पर्सन खामी से भी बनता है, उसमें बहुत सारी अच्छी पॉइंट्स भी होते हैं। तो सिर्फ़ अच्छे पॉइंट्स को लेके आप आगे चलोगे, तो खामियों के साथ नहीं चलोगे तो वो आपको प्रॉब्लम्स करेंगे। कोई ना कोई आप समाज वाला एक पॉइंट उठाएगा, फिर आप डिस्टर्ब होंगे, जो आजकल के बच्चे हो। और फिर पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन वे फ़ास्ट है, उनसे बहुत आगे है। तो आजकल की जनरेशन को समझने के लिए पहली बात तो आजकल क्या चल रहा है वो समझना चाहिए उनको। थोड़ा उनके उसमें झाँकना चाहिए, थोड़ा उनके साथ दोस्त बनना चाहिए, तो थोड़ा पेरेंट्स भी रहना चाहिए। आप एकदम सॉफ्ट पेरेंटिंग करने में लग जाते हैं और सब बच्चों की हाँ में हाँ कि आजकल जैसा चल रहा है, उसमें भी बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो फिर इतनी मनमानी करने लगते हैं कि आपको ही हर्ट कर देते हैं। क्योंकि ये लोग फिर पेरेंट और बच्चों फ्रेंड का डिस्टेंस भूल जाते हैं। तो वो पेरेंटिंग में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, कहीं न कहीं। जी। तो मैम जो जैसा आपने कहानी में बताया, ठीक है? जब मेनली जो उनकी जर्नी एज़ स्टार्टिंग से लेके अपने कॉलेज जर्नी तक ये सब अलग रहती है, ठीक है? लेकिन जो जैसे वो अपने यानी जो मैरिटल लाइफ बोल सकते हैं, ठीक है? उसमें वो जाते हैं, देन जो बहुत कुछ चेंज होता है। एज़ अ सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उसके साथ-साथ जो बेटियाँ हैं, उनको भी समाज के साथ चलना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें कभी-कभी वो निराश भी हो जाती हैं, कभी-कभी बहुत सारी बातें हैं वो कह नहीं सकती। तो जो आपने इस स्टोरी में जो बातें बताई हैं जिसको समाज को भी सीखना चाहिए अ, वो वो कुछ अपना शेयर कीजिए मैम थॉट्स उसके बारे में? देखिए, खामोशी की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है? बट आजकल आजकल की लड़कियाँ तो काफ़ी कुछ कह लेती हैं, पर जब हमारे टाइम की जो लड़कियाँ एक पीढ़ी पहले आप लेंगे ना, हमारे टाइम या मेरे बाद वाली जो 90s
की जनरेशन है, वो भी कह नहीं पाती है, हम बहुत कुछ अंदर रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत कुछ अंदर रखने की जगह कब, कहाँ, क्या कहना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कब, एक तो कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। पहली बात तो अपनी सिचुएशन देखिए, अपनी सिचुएशन को समझिए और फिर कहिए क्या कहना है। और कई बार यदि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पाते हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ आप कुछ कह पाएँ, तो सबसे अच्छा सहारा मैं कहूँगी कि पेन एंड पेपर है। आप लिखिए, मोबाइल पे लिखिए, पेन एंड पेपर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे लिखिए और डिलीट कर दीजिए। लिख के उसको जला दीजिए, लिख के उसे फाड़ दीजिए। तो कहीं न कहीं अपने जो अंदर के भाव हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको अपना कहीं न कहीं आपको अपनी आवाज़ बननी पड़ेगी। कोई भी माध्यम ले सकते हैं, आजकल बहुत ईज़ी है, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बना सकते हो आप अपनी बातें कह सकते हो, अपना लिख सकते हो। यदि आपको लिखना नहीं आ रहा तो कह तो सकते ही हैं। तो बस कुछ भी एक अपना पैशन है या आपका कोई भी कोई ऐसा आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होगी, तो बस वो ही क्रिएटिविटी का सहारा लेके आपको अपनी बातें जी, यानी ये ऐसा है कि जो हर बातें आपके दिल में हैं, वो मेबी का कहीं गलत हो सकती है या कहीं सही हो सकती है और समाज को हो गया या फिर जो पेरेंट्स हैं या फिर जो हस्बैंड हैं, उनको भी बुरा लग सकता है। तो हमको सबसे पहले तो बातों को उचित जगह पर कहना चाहिए और अगर वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो हमें अपने जो पैशन हो गया, उसको फ़ॉलो करना चाहिए सो दैट दैट विल बी कि वो एक दूसरा मोटिव हो जाएगा दैट्स हम लोग अपने डिप्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। राइट, राइट, या या टोटली। जी। सो मैम उसके साथ-साथ में कुछ जो चेंजेस हैं जो आपकी बुक के हिसाब से समाज को भी करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि समाज का भी जो पर्सपेक्टिव है, अभी भी रूढ़िवादी है कर सकते हैं, ठीक है? चेंज नहीं हुआ है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो चेंज होनी चाहिए। तो वो कौन-कौन से आप कुछ पॉइंट्स जो डेफिनिटली चेंज होने चाहिए मैम जो अभी तक नहीं हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पर बोलने वालों को सुना जाता है, चुप रहने वालों को कोई नहीं सुनता और औरतें अक्सर चुप्पी का सहारा लेती हैं अपनी बातें के लिए। तो वो उनकी संवेदना है, पर समाज उस संवेदना को नहीं समझता, चुप्पी की संवेदना को नहीं समझता। तो अभी बहुत ज़रूरी है समाज को कि हम समाज किसे कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है। क्योंकि जो हम कहा जाता है ना समाज, कोई भी एक रिलीजियस चीज़ों का समाज से ले लिया जाए, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ। तो समाज आज भी पुरुषों को ही कहा जाता है, पुरुषों की ही जो ग्रुप है उसे समाज कहा जाता है, अदरवाइज़ कहीं पे भी महिला मंडल करके कोई होता ही नहीं। जी। पुरुष मंडल सुना है आपने? नहीं सुना है। हमेशा महिला मंडल सुना है क्योंकि महिलाओं को अलग कर दिया गया और समाज का आज भी आईना बने हुए हैं पुरुष। तो जब ये चेंज होगा ना, जब महिला मंडल बंद हो जाएगा और समाज जैसे कि कोई भी ब्राह्मण समाज ले लीजिए या राजपूत समाज ले लीजिए, कोई भी समाज ले लीजिए, वहाँ पे महिला मंडल नहीं होना चाहिए। तो आप महिलाओं की भागीदारी ला पाएँगे और फिर महिलाओं की जब यदि भागीदारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो समाज का एक हिस्सा हो जाएँगी, तब उनकी बातें सुनी जाएँगी क्योंकि तब वो कह पाएँगी। उनकी बातें सुनी तभी जाएगी ना जब वो कह पाएँगी क्योंकि हमारे यहाँ चुप रहने यदि आप ये सोचो कि आप अपने हस्बैंड के सामने चुप रहेंगे और वो आपकी मन की बात समझ ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जी। पुरुषों को अभी तक वो संवेदनाओं से वो गुज़रे ही नहीं है, उन संवेदनाओं को उन्होंने कुछ समझना ही शुरू नहीं किया है। वो बहुत ज़रूरी है कि जब दोनों बराबरी में सामने आएँगे ना, तब ये संवेदनाएँ जो महिलाओं की संवेदनाएँ तब पुरुष समझ पाएगा। तो तब धीरे-धीरे हमारे यहाँ बदलाव जी। जी। अ, तो मैम उसके साथ-साथ कुछ कैरेक्टर्स आपने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने विम्मी ली का कैरेक्टर एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो वो भी एज़ एक दोस्त रहना सबसे पहले कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जो विम्मी ली का कैरेक्टर आपने पर्टिकुलर एक्सप्लेन किया अपनी पूरी स्टोरी में, वो कैसे हेल्प करता है हमारे मेन कैरेक्टर को?
हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत हो तब वहाँ खड़े हो। विम्मी दीदी बाय चांस उनके बचपन की दोस्त नहीं थी, पर वो उस वक़्त उसके साथ में थी जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। विम्मी एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसे मैं कहूँगी कि शायद उसकी बच्ची होती जो गिरिजा की थी, जी, तो शायद वो कैरेक्टर उस तरीके का नहीं होता। हुँ, चूँकि उनकी बच्ची नहीं थी, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक स्त्रियों को उनके उत्थान में लगा दिया। और उसी जब स्त्रियों का उत्थान है, उनमें से एक स्त्री थी गिरिजा, जी, जिसका उन्होंने उत्थान किया, परंतु वो बाद में उनकी सखी बन गई, बहुत ही पक्की सखी बन गई। तो ये कैरेक्टर इस तरह का है कि अ, जो खुद के लिए नहीं सोच रहा। हुँ, हाँ, यहाँ पे गिरिजा भी अपने लिए नहीं सोच रही, मतलब सभी कैरेक्टर इस तरह के हैं कि जो अपने लिए नहीं सोच रहे, वो दूसरे के लिए सोच रहे हैं, पर हर एक अलग तरीके से दूसरे के लिए सोच रहा है, हर अलग अलग तरीके से अपने लिए भी सोच रहा है, जी, पर वो सेकेंडरी है। तो ये डिफरेंट इस तरह से बहुत अलग सा कैरेक्टर। जी। अ, मैम तो उसके साथ-साथ में अभी जो जो लाइफ़ है, आप ले सकते हैं कि जो पुरुष हो गया, उसके साथ-साथ में जो महिला दोनों की लाइफ़ ले सकते हैं या चिल्ड्रंस को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर दें। जो जर्नी है वो बहुत फ़ास्ट हो रही है, ठीक है? यानी हम लोग सीधा उठते हैं, काम पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर का काम करते हैं और वो टाइम हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है? तो उस इतनी फ़ास्ट पेस जो जर्नी है सभी की, उसमें स्थिर रह के सोचना कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, जो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। किसी को भी उतना टाइम नहीं मिल पाता अभी। लेकिन जो हम लोग अगर कहीं स्थिर रह के थोड़ा 1 घंटा अगर अपने आप को टाइम दें, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है मैम किसी भी की मेंटल हेल्थ के लिए। जब तक आप अपने आप को ठहर के खुद नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर पाएंगे। जी, इसीलिए ये जो कहानियाँ हैं, इसीलिए ये जो किताबें हैं, इसीलिए पढ़ी जाती हैं कि आपको चिंतन का एक मौका दे, आपको ठहरने का एक मौका दे, आपको अपने अंदर झाँकने का एक मौका दे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए आप अंदर झाँकें और मतलब खुद जब आप अपने अंदर झाँकेंगे, एक ठहराव जब आप महसूस करेंगे, तो वो खुद को खुद से जोड़ेगा। जी, तो इट इज़ अभी के ज़माने में बहुत मुश्किल है ये, पर आप जब ये कहानियाँ पढ़ते हैं, तभी आप चिंतन में जाते हैं, तभी अपने आप से जुड़ते हैं, तभी आप सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो भागना एक अलग बात है कि आप भाग रहे हैं, आज एक एक रेस में, कल दूसरी रेस में, तीसरी रेस में भागे जा रहे हैं। बट आपने रुक के कभी सोचा है कि एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ मेरे से, अपने आप से? तो कहीं न कहीं सेल्फ लव भी कहीं न कहीं ये पोर्ट्रे करती है पूरी मेरे इस नॉवल में जो कैरेक्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं सभी कैरेक्टर्स अपने आप में सेल्फ लव को भी कहीं न कहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं। जी। तो एज़ पर द माय एक्सपीरियंस जो जब तक मैंने जितना बुक को पढ़ा है ऐसा जो फ़ील होता है कि जो हम लोग जो फ़ास्ट जर्नी जी रहे हैं, ठीक है? अगर वो बुक को हम लोग स्टार्ट करें पढ़ना, तो जो स्टोरी है बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और एंगेज करके आगे बढ़ती है, जिसमें अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम आपको 10 मिनट का नैप लगता है। उसमें हम लोग उस कैरेक्टर की ज़िंदगी को जी रहे हैं, ठीक है? एज़ अ ज पढ़ते टाइम भी हम लोग फ़ील करते हैं कि उसका कैरेक्टर को अपनी अपनी जगह लेके ठीक है, जो हम लोग जी रहे हैं। फिर जो जर्नी है उतनी धीरे-धीरे चलती है कि हमको ये फ़ील होता है कि हमारे लिए रुकाव कितना ज़रूरी है। अगर हम लोग रुक कर नहीं सोच रहे हैं, तो वो हमारे मेंटल हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करेगा। उसके साथ-साथ में जो बुक का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है जिसमें हमें बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरी तरफ से जो हमको पता चल रहा है बुक को पढ़ने के बाद में कि एक रुकाव कितना ज़रूरी है और जो रिलेशनशिप बिल्डअप करना है हमारे एक-दूसरे के साथ में और जो प्योर रिलेशनशिप है, वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एज़ अ गुड रिलेशनशिप के लिए और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। जी, कुछ और भी क्वेश्चन्स हैं अ, अब हमारी बुक का कन्वर्सेशन हो गया, तो हमारी हमने समरी भी शेयर कर दिया बुक का,
उसके साथ-साथ में अगर कोई आपकी बुक को पढ़ना चाहता है, तो डायरेक्टली वो अभी किंडल पर जाकर आपका नाम लिखेगा या फिर बुक का टाइटल, देन वो बुक को ले सकता है। एम आई राइट? राइट, राइट। एंड वो 100% दिल का अधूरा पन्ना आप लिखेंगे, अपने आप ही वो आपको किंडल में सामने आ जाएगी एंड देन यू कैन आप परचेज कर सकते और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हमारे रीडर्स के पास रहेंगे, जो अगर कोई पेरेंट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई ऐसी बेटी जो पढ़ रही है, जो शादी होके गई है तुरंत, ठीक है? उसको बहुत कुछ कहना है, लेकिन वो कह नहीं पा रही है, वो बुक को पढ़ रही है, ठीक है? तो अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, ठीक है? रिलेटेड टू द लाइफ, रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ, ठीक है? तो अगर वो आपके ऐसा कोई तरीका है जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें? हैं। बिल्कुल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हील विद डॉक्टर वैशाली, इसमें वैशाली में डबल एस आता है। तो हील विद डॉक्टर वैशाली में आप जाके जरूर से देख सकते हैं। वैसे भी वैशाली में डबल एस डाल के आप लिखेंगे तो जनरली मेरा ही नाम आएगा सामने ज्यादातर, जी। बट मेरा इंस्टा हैंडल है ऑलरेडी, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम लोग उनके लिए इंस्टाग्राम आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन पर रखेंगे, ताकि अगर कोई भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो सकता है। जी, फिर मैम अभी कुछ बुक का हमारा पूरा डिस्कशन हो गया। कुछ मॉडर्न टॉपिक्स पर भी डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें आपकी राय रखना ज़रूरी है। तो अभी जो न्यूली जो मैरिड कपल्स हैं, अभी आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे, जो हो रहा है। वो क्यों हो रहे हैं कि जो न्यूली मैरिड हो गए, उनका रिलेशनशिप इतना खराब है कि एक-दूसरे की वो लोग जान लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है? बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, हमारे स्टेट में भी हो गया बहुत कुछ। तो ये सब अभी की जनरेशन में इतना फास्टली खास करके 2025 में क्यों हो रहा है और पहले ये सब क्यों नहीं होता था? देखिए, कुछ तो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, कुछ 2025 का अपना एक ड्रॉबैक है। बहुत फास्ट एनर्जीज़ हैं ये में, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल एनर्जीज़ हैं। एक तो पहली बात हुई। दूसरा, जब मैं आज यदि हम ये बात करें कि लड़कियाँ आजकल ऐसे क्यों, अगेन मैं वही कहूँगी, सही टाइम पे, सही जगह पे सही बात नहीं बोली गई आपने। जी, आपको जब खड़ा होना था अपने लिए, तब आप खड़े नहीं हुए। तब और कई बार आपका, आप जिनके साथ रह रहे हो, ये बहुत समझना जरूरी है कि हमारे आसपास का जो चीजें हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, वही हमारे ऑरा को बनाते भी और बिगाड़ते भी है। हमारे ऑरा के बनने और बिगड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपकी एनर्जीज वो इतनी करप्ट होती चली जा रही है कि आप किसी को छोड़ने की जगह उसे मारने का एक सहारा सोचने लगे। जी। एक बहुत ईज़ी ऑप्शन है कि आप छोड़ के चले जाओ, किसी को। ये बहुत ईज़ी ऑप्शन होता है, सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन होता है कि आप किसी को भी छोड़ के चले जाओ, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। पहली बात तो, आपको जब खड़े होके अपने पेरेंट्स को बोलना था कि मुझे शादी नहीं करनी, तो हमें नहीं करनी चाहिए थी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसा नहीं कि किससे नहीं हुए कि शादी में से लास्ट मोमेंट पे बच्चे भाग गए, हाँ। लड़का या लड़की व्हाटएवर। सो ये भी एक ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था कि आप भाई शादी होके तुरंत भी छोड़ सकते थे कि भाई मैं जा रही हूँ, खत्म करो बात को, है ना? हम आजकल जो माइंडसेट हो गया है, जो हम देखते हैं, आप जो चीजें देखते ज्यादा है ना, जो इंग्लिश मूवीज ज्यादा देख रहे हैं या इस तरह की चीजें ज्यादा देख रहे हैं, ओटीटी पे ऐसी चीजें देख रहे हैं जहाँ पे आपको लड़ाई, मार-धाड़, एंग्री, गुस्सा, तोड़ दो, फोड़ दो, काट। हमारे समाज में कभी भी तोड़ना और काटना ये चीजें थी ही नहीं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है ज्यादातर चीजें। एक बहुत ही छोटा-सा एग्जांपल है, केक काट के हम बर्थडे मनाते हैं आजकल। तो काटना तो हमारे उसमें है ही नहीं एक्चुअली, अलग करना है ही नहीं। तो ये जब आप ये चीज़ों के साथ में साथ-साथ मोबाइल का अति यूज़, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को राइट थिंग सोचने नहीं देती, वो टाइम ही नहीं देती, और ब्रेन सेल्स हमारे इतने डैमेज होते चले जाते हैं, तो जो हम देखते जाते हैं उसको कहीं न कहीं अपने सबकॉन्शियस में बिठा के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लग जाते हैं, यदि हम सही व्यक्तियों के साथ नहीं हैं तो। तो ये भी है कि क्योंकि कहीं न कहीं सही व्यक्ति आपको रोकेगा कि यार ये क्या करने जा रहे हैं, है ना? तो
ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तीसरी मेन चीज़ है कि ये जो ड्रग्स का प्रयोग आजकल बढ़ता जा रहा है, तो वो बहुत इन लोगों को क्या देता है, बहुत कूलनेस का एहसास देता है, अरे वी आर कूल, हम यू आर नॉट कूल एक्चुअली, मैं कहना चाहूँगी यू आर फूल। बिकॉज़ आप ना सिर्फ़ अपना पूरा डीएनए खराब कर रहे हो, अपना ब्लड खराब कर रहे हो, अपनी बॉडी खराब कर रहे हो, बट कि सबसे इम्पोर्टेंटली अपने माइंड खराब कर रहे हो, जी, अपने माइंड को करप्ट कर रहे हो। तो इसमें मैं यही कहूँगी लड़कियों को आजकल की कि भाई छोड़ देना है, भाग जाना इज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये मार के तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, हुँ, अल्टीमेटली। जी, आपको आपकी ही लाइफ़ खराब होने वाली है। तो अब आपको क्या करना है ज़िंदगी में, ना कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं होता। जी, ये सोचा, ये जो सिखाया जाता है ना टीवी में या ओटीटी में या आपके मूवीज में कि फुल प्रूफ होता है, ना नथिंग इज फुल प्रूफ। आप अल्टीमेटली पकड़े जाते हो, तो उससे बेटर है कि वो जिंदगी पूरी खराब हो, पूरी रो रो के गुजारो, उससे अच्छा भाग के किसी और के साथ जैसी भी गुजारना वैसी गुजार। और वही किसी और का घर खराब मत करो, उसके माँ बाप की जिंदगी खराब मत करो। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी। बेटर है अगर आप किसी दूसरे के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर आप तो एटलीस्ट आप किसी की लाइफ़ को बर्बाद नहीं किए और हाँ। आप जी भी रहे हैं अपना लाइफ़ जैसे भी जी रहे हैं। जी, तो मैम इसमें तो हम लोग दोनों तरफ का बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तो आज सोशल मीडिया में हमें दिखाया जा रहा है क्योंकि राइट। ये ट्रेंड है कि लड़के मर रहे हैं करके, लड़कियाँ कर रही हैं करके, लेकिन अभी ये ट्रेंड चला है। वरना तो अभी तो बहुत सारे केसेस आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं उतना भी हो गया होगा, जिसमें लड़की का भी बहुत कुछ बिगड़ा होगा, ठीक है? राइट। लड़कों ने किया होगा, ठीक है? राइट। तो ये तो यानी अभी ट्रेंड के चक्कर में हमको ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है, वरना तो गलतियाँ तो दोनों तरफ से होती है, राइट। ठीक है? राइट। इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत रहता है हमारा जो सोशल मीडिया जो हमारा अटेंशन स्पैन जो खत्म हो चुका है, हम लोग ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें नहीं देख सकते, जैसे पॉडकास्ट को अभी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन अगर इंस्टाग्राम पर हम लोग जाएँ तो अगर 1 मिनट की वीडियो है, तो वो हम लोग पूरा नहीं कर पाते, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में ही छोड़ देते हैं, ठीक है? राइट। तो जो इतना अटेंशन स्पैन कम हो चुका है कि अभी 2030 तक, 2035 तक अब क्या इमेजिन करते हैं कि पहले तो बुक का अ, कैसे हमको इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि लोग बुक को पढ़ें और 2035 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरेशन कैसे हो जाएगी, कैसे चेंज हो जाएगी? आपने जैसे लड़कों की भी बात की, वहाँ पे मैं जो एक एक लाइन है जो मैं बार-बार दोहरा रही हूँ कि कब, कहाँ, कैसे अपने लिए खड़ा होना है। तो लड़कियों को क्यों आज के ज़माने में खुद के पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ तभी उठा सकोगे जब आप अपने पैरों पे खड़े होगे, या आपके अंदर वो स्किल होगी कि जिसमें आप सबको छोड़कर खुद अकेले भी वो स्किल के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता सको। जी, तो सबसे पहली बात तो लड़कियों को वो स्किल का बहुत इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि वो स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। और दूसरा कि अपने साथ हो रहे गलत को, जब आपके पास वो स्किल है, तो मैं देखती हूँ बहुत बार इंजीनियर लड़कियां या डॉक्टर लड़कियां या बहुत बार अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हाँ, भी गलत सहन कर रही होती हैं। जी, तो सबसे पहली बात तो आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए एक, अपने ही बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनते जा रहे हैं कि गलत सहन कर लो क्योंकि सबको लेके चलना है। नहीं, इतना भी सहन मत करो कि जहाँ पे आप अपने आप को ही खो दो। और इतना भी जल्दी रिएक्ट मत करो कि आप एकदम मतलब लगे कि यू यानी नो सोचने रिएक्ट। बोलकर फिर सोचना ऐसा ना करें। हाँ, जी, तो फास्ट रिएक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ रिएक्शन की वो नहीं, केमिकल नहीं हो जो रिएक्ट करोगे। जी, तो आपको सोच समझ के एक तो जब बोलना चाहिए हर एक को, हर एक की बात कर रही हूँ। और दूसरा, लड़कियों को अपने लिए खड़े होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो उनको अपने पैरों पे इतनी स्किल्ड होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ भाई, मुझे यहाँ से निकल के खुद अकेले ज़िंदगी बितानी है तो बिता सकते। अब हम बात करते हैं कि जो इतना स्पैम आपका खत्म होता जा रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड इज द मोस्ट हो गया है, और नहीं तो रील आप स्क्रॉल करते जाते हो। इसमें हर पर्सन को खुद समझना पड़ेगा कि ये आपके मेंटल हेल्थ पे किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है।
जब खुद नहीं समझेंगे ना, कोई किसी को नहीं चेंज कर सकता, कोई किसी को नहीं बदल सकता। हमारा काम है, हम इस तरह किताब लिखते हैं या इस तरह पॉडकास्ट करते हैं ताकि लोग समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें कि हमको कहीं न कहीं रुकने की ठहराव, क्यों किताब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके जो आपका टाइम स्पेन है वो बढ़ाता है। आपका वो टाइम स्पेन घटाता नहीं है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे 10 से 15 से 20 से 25 ऐसे 5 पेजेज़ से शुरू कीजिए, आपको 50 पेजेज़ तक रोज़, हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो रोज़ 40 30 40 50 पेजेज़ रोज़ पढ़ते हैं कंपल्सरी। तो जब तक आप वैसा नहीं करेंगे ना, तब तक आपका ब्रेन सेल्स भी डैमेज होते चले जाएँगे, आप रेडिएशन के शिकार होते चले जाएँगे। आज जो देख रहे हैं उसी को सच मानने लगेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों की दिखाई हुई दुनिया को ही हम सच मानने लगते हैं। पर मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आपको, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं शायद पूरा सच भी नहीं दिखा रही हूँ अपनी ज़िंदगी का जी। इंस्टाग्राम पे। सो हुँ। आपको आज सब लोग अपना बेस्ट देना चाहेंगे ना, हम अपना वर्स्ट क्यों दिखाना चाहेंगे? हुँ। कि आज हम कुछ वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया, वो तो वीडियो नहीं डालेंगे ना, जो बेस्ट बना होगा वो डालेंगे। वो डालें। तो आप दूसरों के बेस्ट से प्रभावित ना हो, ये ना सोचे कि अरे इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में खराब चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल सुसाइडल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुसाइडल बढ़ने के भी रीज़न हैं कि आप बहुत अकेलापन में आ गए हैं। आपने रियल लाइफ को ही अपनी रियल लाइफ बना लिया है, जबकि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ टोटली टू डिफरेंट थिंग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी जी, जी। मैम उसके साथ-साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। कुछ लास्ट लाइन जो हमारे रीडर्स को आप बोलना चाहेंगे कि आपकी बुक को क्यों उन्हें बाय करना चाहिए एंड एट लीस्ट वन्स इन देयर लाइफ उनको आपकी बुक को पढ़ना चाहिए और क्या सीखने को मिल रहा है उन्हें? देखिए सीखने को तो बहुत कुछ मिल सकता है यदि हम सीखना चाहें तो। अ, कि किस तरीके से रिश्तों का ताना-बाना, जो कहीं बहुत उसके रिश्ते, कई रिश्ते बहुत नेगेटिव होते हैं उसकी लाइफ में, परंतु फिर भी वो उनको लेके चलती है और फिर वो बाद में कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिश्तों को समझें और उनको लेके चलें। तीसरी चीज़ है कि हम अपनी खामोशी को कहीं न कहीं आवाज़ दें। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा हो जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें। हमारे बच्चे ऐसे हों जो वो भी हमारे बारे में सोचे, और यदि हम उनके बारे में पूरा सोच रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे बारे में सोचे, तो उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा के रखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको सिखाती है, आपको समझाती हैं कि अ, यदि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि जो खो गया या जो नहीं मिला या हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। तो यदि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा भी नहीं है, मैंने दिखाया है कि एक कैरेक्टर ऐसा था कि जिसने तो बेचारी ने ईमानदारी से पूरा अपना सब कुछ दिया और फिर भी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। पर वो नाइंसाफ़ी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि जब वो आप सामने वाले को समझोगे ना कि वो नाइंसाफ़ी क्यों कर रहा है, मान रहा है नाइंसाफ़ी कर रहा है, सामने वाला भी मान रहा है नाइंसाफ़ी कर रहा है, बट क्यों कर रहा है? हो तो रहा ही है। तो जी, उसमें आप घुस के आप दुखी होके और सबको दुखी करके और अपने आप को क्या बोलते हैं डिप्रेशन में डाल के कुछ नहीं होगा। उसको एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट इज़ अ वेरी बिग थिंग, जो इस पूरी बुक में कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस लाई है दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सेप्टेंस लाएँ कि हमारी लाइफ में क्या हो जी, रहा है और उसको सामंजस्य बिठा के आगे चले और हर उस चीज़ जगह आवाज़ देने की कोशिश करें जहाँ आपके साथ गलत जी। जो जहाँ पे गलत हो रहा है उसके साथ-साथ में कैसे आपको सामंजस्य करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, किड्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। तो सब चीज़ को देन उसके साथ-साथ में मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हील करना है अपने आप को, कैसे सिचुएशंस को सँभालना है। तो इसके लिए आपकी बुक को सभी रीडर्स को पढ़ना चाहिए। जी। जी मैम। तो ये हम लोग डेफ़िनेटली और फर्दर पॉडकास्ट भी करेंगे।
रिलेटेड न्यू बुक अगर आप फ्यूचर में ऑथर बुक पब्लिश करेंगे तो उसमें हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। जी, ठीक है मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।